तो समझते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। सबसे पहले आपको ब्लड कल्चर, अगर उसका उस पेशेंट का ब्लड कल्चर है तो उसे सबसे पहले ब्लड कल्चर बोतल में ही डालना है, चाहे आप सिरिंज से ले रहे हैं या फिर बीडी वैक्टेनर से ले रहे हैं। सबसे पहले आपको ब्लड कल्चर बोतल में ही लेना है। क्यों? क्योंकि माइक्रोबियल ग्रोथ या कंटामिनेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपने सपोज हेपेरिन या फिर 3-4 में डाल लिया, फिर आप ब्लड कल्चर में डालने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि कंटामिनेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाएं। हो सकता है जो ऑर्गेनिक ग्रोथ करना चाहिए वो ना हो पाए, दूसरा कर जाए। इसलिए सबसे पहले ब्लड कल्चर में ही लेना है आपको, और ब्लड कल्चर बोतल में लेने के बाद उसे 8 से 10 टाइम के लिए इन्वर्ट करना है। मीन्स ये बोतल है, आपको ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी आपको इन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद आपको सेकंड लेना है सोडियम साइट्रेट ट्यूब 3.2% में। ये आपका जो कैप होता है उसका ब्लू कलर का होता है। ये PTINR APTT जो प्रोथाम्बिन टाइम के लिए यूज होते हैं, कोगुलेशन प्रोफाइल, ये साइट्रेटेड ट्यूब यूज होगी, और उसको भी आपको 3 to 4 टाइम के लिए इन्वर्ट करना है। सेम वैसे ही प्रोसीजर 1 2 3 4। फिर थर्ड आपको लेना है SST या RST। SST बोले तो सीरम सेपरेटेड ट्यूब, मतलब ये प्लेन ये येलो होती है, येलो टॉप का होगा, और ये जेल जेल उसमें लगा हुआ जेल होगा। और एक होती है RST जो रैपिड सीरम सेपरेटेड ट्यूब होती है, उसका टॉप रेड कलर का होगा। अब SST और RST में डिफरेंट ये होता है, SST में आपका जेल होता है, बट RST में कोई जेल वोल नहीं होता है, सिर्फ आपको डायरेक्ट ही उसमें ब्लड डालना होगा। जब आप उसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो वो आपका सीरम और RBC दोनों ही वो सेपरेट तो हो जाएगा, बट वैसे नहीं सेपरेट होगा, वो RBC और सीरम मिले हुए रहेंगे। जहां पर सपोज ये आपका सीरम सेंट्रीफ्यूज हो गया, ये RBC है, बट ये RBC और सीरम टच में रहेंगे RST ट्यूब में, जो रेड ट्यूब होती है। तो उसे आप फर्दर 3-4 दिनों के लिए आप स्टोरेज, क्योंकि उसमें फिर जो रिजल्ट आपको चाहिए वो ना आए। तो इसलिए आप अगर उसे RST का यूज कर रहे हैं तो उसे जहां तक हो सके आप लिक्विड में उसका सीरम सेपरेट करके एक अलग फ्रिज में रख लें, जिससे कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, और 3-4 दिनों के लिए आप 3-4 दिनों में आप कभी भी टेस्ट लगा लें, सेम वैल्यू वैसी ही आए, कोई डिफरेंस ना आए। और SST ऐसी होती है, बट SST में वो जेल होता है, जिसकी वजह से आपका जब आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सीरम ऊपर हो जाता है, RBC नीचे, ये अलग अलग हो जाते हैं, जिससे कि आप अगर ऐसी ट्यूब फ्रिज में रख देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पर 3-4 दिनों के लिए आराम से उसकी वो स्टेबिलिटी कायम रहती है। अब इसमें एक सिलिका पड़ा रहता है, स्प्रे होता है वो सिलिका, हल्के हल्के ड्रॉप टाइप में। ये आपका ये इसमें सिलिका होता है। सिलिका इसलिए डाला जाता है प्लेन ट्यूबों में, जिससे कि आपका जब आप सैंपल लेते हैं तो बहुत जल्दी क्लॉट हो जाए, वो क्लॉटिंग में बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए उसमें सिलिका स्प्रे किया जाता है, चाहे SST हो या RST ट्यूब हो, कोई भी हो। अब आपको फोर्थ लेना है हिपेरिन ट्यूब, ग्रीन ट्यूब। हिपेरिन बेसिकली टीबी उबी के लिए, टीबी गोल्ड या इस टाइप में यूज होती है। उसे भी आपको 8 से 10 टाइम के लिए इन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद आपको लेना है EDTA ट्यूब या K2 EDTA PPT। ये बेसिकली K2 K3 ये आपके प्लाज्मा सेपरेशन ट्यूब होती हैं, जो ब्लड बैंक और इन सभी में काम आती हैं। और ये पर्पल कलर का होता है, जो इसका टॉप होता है पर्पल होता है, या लेवेंडर हो सकता है। अब उसे 8 से 10 टाइम के लिए इसे भी इन्वर्ट करना है। फिर आपको
सिक्स लेना है फ्लोराइड। फ्लोराइड ग्रे कलर का टॉप होता है, जो आपका बेसिकली का ग्लूकोज के लिए होता है। उसे भी 8 से 10 टाइम के लिए आपको इन्वर्ट करना है। फिर सबसे लास्ट में आपको लेना है सोडियम साइट्रेट, वो भी 3.8%। ये किसके लिए? ये ईएसआर के लिए। ये भी 3 से 4 टाइम के लिए आपको इन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भाई आपने सेकंड सेकंड पर भी बताया टॉप होता है, जो आपका बेसिकली का ग्लूकोज के लिए होता है। उसे भी 8 से 10 टाइम के लिए आपको इन्वर्ट करना है। फिर सबसे लास्ट में आपको लेना है सोडियम साइट्रेट, वो भी 3.8%। ये किसके लिए? ये ईएसआर के लिए। ये भी 3 से 4 टाइम के लिए आपको इन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भाई आपने सेकंड सेकंड पर भी बताया सोडियम साइट्रेट, और ये आप सबसे लास्ट में भी बता रहे हैं, बट इनकी कंसंट्रेशन जो है ना, ये 3.2% की वजह से वो आपका कोगुलेशन में काम करेगा, और ये 3.8 की वजह से ईएसआर में काम करेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि K2 और K3 EDTA में क्या डिफरेंस है। K2 एंड K3 EDTA। EDTA बेसिकली एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है। इसमें जो साल्ट पड़ा होता है, जो एंटीकोगुलेंट का काम करता है, उसे एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड बोलते हैं। अब K2 एंड K3 में क्या डिफरेंस है? K2 जो लेस हाइपरमोलर इफेक्ट डालता है ऑन आरबीसी कंपेयर टू K3 EDTA। जो हाइपरमोलर मीन्स जब आपकी बॉडी से वाटर निकल जाता है, जब कम हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा वो कंसंट्रेट हो जाता है कंपेयर टू नॉर्मल आरबीसी। जैसे नॉर्मल आरबीसी ये है, तो अगर इसका फ्लूइड निकल गया तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाती है, तो जिसकी वजह से उसमें ग्लूकोज अदर सब्सटेंसों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और सोडियम की भी बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका अगर पीएस है तो उनकी मॉर्फोलॉजी आरबीसी की चेंज हो जाती है। आरबीसी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगी, तो इसलिए आपका ये K2 ज़्यादातर यूज होता है, K3 नहीं यूज किया जाता है। बेसिकली अगर ज़्यादा कंसंट्रेट हो गया आरबीसी, तो आपका जो पीएस का जो स्ट्रक्चर आपको रियल में देखना है, वो आपका तो पहले ही खराब हो गया है, तो आप पीएस तो डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे क्या है भाई, एनेमिक है या और कुछ हो सकता है।